So in the last session, we did till the activities of Congress from 1885 to 1905. तो अभी एक जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट. तो ये जो टॉपिक है इसमें व्हाट यू हैव टू लर्न इज द इवेंट्स इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. तो इनफैक्ट ये मूवमेंट की शुरुआत 1903 से होती है, when the then governor general when the then governor general of India, that is Lord Curzon, had announced partitioning of Bengal. तो बंगाल को पार्टीशन क्यों करना पड़ा? एक तो पहली बात, बंगाल और ये जो पूरा एरिया है which comprises of present day बांग्लादेश, तो ये बहुत पॉपुलेटेड एरिया था. और उस समय का जो बंगाल प्रोविंस था, दैट कंप्राइज्ड ऑफ द प्रेजेंट डे बांग्लादेश, द प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार. तो अब देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा पॉपुलस एरिया है. ये बहुत बड़ा एरिया भी है और बहुत पॉपुलेशन भी यहाँ पर रहती है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस पर्टिकुलर एरिया इज वेरी हाई. यू कैन सी फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा सीट्स ऑल्सो. जैसे अभी वेस्ट बंगाल से 42 लोकसभा एमपीज आते हैं पार्लियामेंट में, जबकि वो कितना छोटा स्टेट है महाराष्ट्र के कंपैरिजन में. और महाराष्ट्र से सिर्फ 48 ही जाते हैं, उससे सिर्फ 6 ही ज्यादा जाते हैं. तो यू कैन सी दैट वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है. और वैसे भी बांग्लादेश, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बांग्लादेश इज द डेंसेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. तो सबसे डेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेश की है. तो बांग्लादेश अपना प्रेजेंट वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे गैंजेटिक प्लेन्स के जो स्टेट्स है, यहाँ पर बहुत थिक पॉपुलेशन. तो नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल. तो उन्होंने जो उसका ऑफिशियल रीजन दिया था, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव इन द सेंस, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, नाउ बीइंग अ ह्यूज प्रोविंस with huge population, it is administratively unwieldy to manage it properly, so that is why we are partitioning Bengal. ये उन्होंने ऑफिशियल रीजन दिया था. लेकिन इसमें उसका रियल रीजन कुछ और था. वो रीजन ये था कि बाय दिस टाइम एक्सट्रीमिस्ट की जो एक्टिविटीज थी वो काफी बढ़ गई थी. एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ कांग्रेस. अब एक्सट्रीमिस्ट का मतलब टेररिस्ट नहीं हुआ, वो कांग्रेस के ही जो सेक्शन एक सेक्शन था जो काफी मिलिटेंट था. मिलिटेंट का भी मतलब टेररिस्ट नहीं हुआ. मिलिटेंट का मतलब ये हुआ, मिलिटेंट्स इन कांग्रेस और एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस, उसका मीनिंग ये हुआ कि वो लोग थोड़े रेडिकल स्टांस लेना चाहते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट. तो उसका मतलब ये है कि दे वांटेड टू मोबिलाइज द मासेस, दे वांटेड टू एजिटेट. उनको गांव-गांव में, रूरल एरियाज में जाके प्रचार करना था. तो ये सारी चीजों का ये था, इन सब चीजों का उसमें समावेश था इनके आइडियोलॉजी में. थे वो कांग्रेस के ही लोग. उसका जो सबसे आउटस्पोकन लीडर था एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन का, दैट वाज बाल गंगाधर तिलक, and others were Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, and Lala Lajpat Rai. So Bipin Chandra Pal and Aurobindo Ghosh were from Bengal only. Lala Lajpat Rai was from Punjab and Tilak was from Maharashtra. तो ये उसके काफी आउटस्पोकन ये थे, और इनको बेसिकली मासेस को मोबिलाइज करना था. तो ये इनकी एक्टिविटीज काफी बढ़ गई थी. कांग्रेस की भी इन जनरल एक्टिविटीज काफी बढ़ गई थी. अब तुमको ये हमेशा यहाँ ध्यान में रखना है, 1911 तक कैपिटल जो थी इंडिया की, दैट वाज एट कैलकाटा. इन 1911 इट वाज शिफ्टेड टू दिल्ली. तो यहाँ पर जो इनकी एक्टिविटीज थी कैलकाटा में, और ये इनको ब्रिटिश को किसी भी तरह से कम करनी थी. So they wanted to dethrone Calcutta as nerve center of politics. First reason, and second important reason was that they wanted to create a wedge between Hindus and Muslims as well. तो अब उन्होंने जैसे क्या किया था, by 1906 Muslim League was formed. So how British convinced the Muslims? पहले तो उन्होंने मुस्लिम को रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से उन्होंने साइडलाइन कर दिया था. तो 25-30 साल मुस्लिम्स वर इन अ फार बैकग्राउंड. वो मुस्लिम्स ने भी बाद में रियलाइज किया. सो नाउ दे स्टार्टेड मूविंग क्लोज टू द ब्रिटिश. और ब्रिटिश ने इसका फायदा इस सेंस में उठाया कि उनको कांग्रेस
को काउंटर करने के लिए एक दूसरी स्ट्रॉन्ग organization चाहिए थी, and which would be based on religion. So they, from the inception itself, Congress was started to be branded as a Hindu organization. जबकि कांग्रेस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कभी थी नहीं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल उसको हमेशा हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरह ब्रांड करते थे। और उसके चलते उन्होंने मुस्लिम्स को ये बोला कि why don't you form your organization also? See, Hindus have formed their organization. Why don't you create your own? तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग की शुरुआत। तो ऐसे उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई। और दूसरा उन्होंने बोला कि हम अभी इधर का जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल है वो बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है और वो प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, और इसीलिए पार्टीशन के टाइम के समय बांग्लादेश वेंट टू पाकिस्तान। बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन 1971, जो इंडो पाक वार हुआ उसके बाद, वरना वो पहले ईस्ट पाकिस्तान ही बोलते थे उसको, वो पाकिस्तान था। तो बांग्लादेश में जब पाकिस्तान बना तो नहीं, वो क्यों बना, क्योंकि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ये थी, एंड दे कन्विंस द मुस्लिम कि हम ढाका को फिर से एक ग्लोरियस, वो दिल्ली जो था एक मुस्लिम्स की कैपिटल, वैसा हम उसको स्टेटस देंगे वगैरह, इस तरह से उन्होंने उसको किया। नाउ दिस पर्टिकुलर इवेंट कि बंगाल को पार्टीशन क्यों किया, इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सख्त विरोध किया, और उस विरोध में उन्होंने एक मूवमेंट चालू की विच वाज बेसिकली कॉल्ड द स्वदेशी मूवमेंट। तो अब देखो, मूवमेंट शुरू करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ तो चाहिए रहेगा, सिर्फ तुम झंडे लेके सड़कों पे उतरोगे उससे नहीं होगा। तो तुमको यू हैव टू डू समथिंग दैट विल एक्चुअली डेंट द गवर्नमेंट। ओके, यानी जैसे अभी देखो, अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, तो फार्मर्स ने क्या डिसाइड किया है कि हम बीजेपी को पोल बाउंड स्टेट्स में हराएंगे, किसी भी तरह से हराएंगे। तो दे आर कैंपेनिंग अगेंस्ट बीजेपी। वो जितने भी पोल बाउंड स्टेट्स है वहां पर वो जाके प्रचार कर रहे हैं कि तुम किसी भी पार्टी को वोट दो, बीजेपी को मत दो। सो बेसिकली यहाँ तुम कितने भी दिन एजिटेशन करते रहो, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट क्यों तुम्हारी बात सुनेगी। तो अब ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट किस लिए था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स, स्पेशली क्लॉथ क्लोथ्स, ये दे वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स इंडिया में आते थे, और वैसे और भी कई सारे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में बिकते थे। तो इन्होंने उसका बहिष्कार करने की ठानी। तो उससे क्या होगा, उससे एक्चुअली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पे फर्क पड़ेगा। ओके, और उससे जो ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट लॉबी है उनके अर्निंग्स को पे फर्क पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी इमर्ज। एंड विद स्वदेशी द एक्सट्रीमिस्ट आल्सो वांटेड टू इंक्लूड द बॉयकॉट मूवमेंट इनटू दैट। तो बॉयकॉट का मीनिंग क्या हुआ, बॉयकॉट करेंगे काय का, हम स्कूल्स का, कॉलेजेस का बॉयकॉट करेंगे, लॉयर्स लॉ में कोर्ट में नहीं जाएंगे, देन टीचर्स पढ़ाने नहीं जाएंगे। ओके, गवर्नमेंट स्टाफ, गवर्नमेंट के लोगों ने ऑफिस में नहीं जाना। नो, दिस इज कॉल्ड बॉयकॉट। वी वुड बी डूइंग बॉयकॉट आल्सो। स्वदेशी वाज अकम्पनीड विद बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है, अब इसमें मेन ये थे इसके प्रोपोनेंट्स बॉयकॉट मूवमेंट के, वही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और पहले तो इनफैक्ट कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड दिस स्वदेशी एंड बॉयकॉट प्रोग्राम इनटू इट, बट लेटर ऑन दे हैड टू, बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट का खेमा कांग्रेस में काफी बढ़ रहा था, और वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक आ गया था कि दे हैड टू एक्सेप्ट, द मॉडरेट सेक्शन हैड टू एक्सेप्ट द proposals given by the extremists. ओके, तो अब इस मूवमेंट की एक खास बात ये थी कि इसका पार्टिसिपेशन काफी वाइड स्प्रेड था, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से उसको लॉन्च किया तो उसमें सब सेक्शंस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने किया, पेजेंट्स ने किया, वुमेन, इवन वीमेन पार्टिसिपेटेड, देन ऑल सेक्शंस, वर्किंग क्लास के लोगों ने, शहरों के लोगों ने, किसानों ने, इन सब ने किया, सब ने किया। अब इसमें एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये था कि इसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उस हद तक नहीं था जितना होना चाहिए, जबकि वो एरिया मेजरली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। तो वैसे तो मुस्लिम पार्टिसिपेट करेंगे भी क्यों, नाउ दे हैड स्टार्टेड ओइंग देयर एलिजेंस टू द ब्रिटिश, और मुस्लिम लीग सारे मुस्लिम को अपने इसमें कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। सो स्वदेशी मूवमेंट अच्छे से चल रही थी, लाइक उसका एक फार रीचिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट था, लेकिन अब ब्रिटिश को किसी भी तरह से कांग्रेस में
ये कांग्रेस के इस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट सेक्शन में एक स्प्लिट लाने की जरूरत थी। तो उन्होंने मॉडरेट सेक्शंस को किस तरह से अपीज किया, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने वाले। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाएंगे तो अगर आने वाले हैं तो ब्रिटेन में जो पॉलिटिशियंस है पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो लोग नाराज हो जाएंगे, तुम ऐसी हरकतें करोगे तो ये अपनी मूवमेंट वापस लो। तो मॉडरेट सेक्शन को उन्होंने अपने जेब में कर लिया। फिर एक बार मॉडरेट जब उनके तरफ से हो गए तो उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स थे उनको हाई हैंडेड अप्रोच यूज करके उस मूवमेंट को खत्म कर दिया। यानी उसमें फिर लाठी चार्ज से लेके उनके लीडर्स को अरेस्ट करना, इवन तिलक वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू मांडले जेल फॉर 6 years। और ये जो हाई हैंडेड अप्रोच ब्रिटिश ने अपनाया था, तो उसमें जो बाकी के रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए। जैसे बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने तो अपना रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दिया। अरविंदो घोष ने तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मुड़ गए, और लाला लाजपत राय इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड या अमेरिका कहीं गए थे, उनका कोई केस था ये बोल के, लेकिन रियल रीजन वो इसीलिए गए होंगे कि उनको जेल नहीं जाना होगा। वो सिर्फ एक तिलक ही थे जो वो हिम्मत रखते थे ट्रायल फेस करने की और जेल जाने की। तो इवेंचुअली वो इनका जब ये इनके मेजर डिफरेंसेस सूरत के 1907 सेशन में सामने आए, और सूरत सेशन में कांग्रेस एक्चुअली स्प्लिट हो गई। और जैसी कांग्रेस स्प्लिट हुई तो सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, मेजर लीडर्स भाग गए, तिलक को जेल भेज दिया गया। ठीक है, और इसके साथ ही वो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट खत्म हो गया। अब इसमें एक तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज अबाउट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो रेवोल्यूशनरीज कौन होते हैं? तो बेसिकली रेवोल्यूशनरीज जो होते हैं वो उनका आउटलुक थोड़ा अलग रहता है फ्रीडम को लेके ना। इसका दे आर नो लेस पेट्रियट्स देन द पीपल हु एजिटेट पॉलिटिकली। लेकिन उनका एक आइडियोलॉजिकल पार्ट ये होता है कि हम फिजिकल ओवरथ्रो करेंगे ब्रिटिश रूल का। फिजिकल ओवरथ्रो का मतलब है हम यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन लाएंगे, इनको ब्रिटिश फौज को हराएंगे। तो जो कि एक वैसे इम्पॉसिबल सा ड्रीम है, बहुत ज्यादा यूटोपियन ड्रीम, बिकॉज यू कांट इमेजिन द माइट ऑफ ब्रिटिश पावर। और ये जो एक्टिविटीज करते थे, छोटे मोटे कहीं पे थोड़े बॉम्ब फोड़ दिए, किसी चौक पे बॉम्ब फोड़ दिया, किसी को पुलिस स्टेशन में कर दिया, किसी पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर का खून कर दिया, किसी जज को गोली मार दी। यानी इस टाइप की एक्टिविटीज से उनको लग रहा था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाएगी और यहाँ से इंडिया को छोड़ के चली जाएगी, जो कि एक मतलब बचकाना साइड थॉट प्रोसेस है। बट नेवरदलेस दे ट्राइड देयर बेस्ट एट देयर ओन लेवल। लेकिन अब बात यह आती कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरुआत क्यों हुई, कि शुरुआत कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था तो एक्सट्रीमिस्ट के एजेंडा से काफी सारे जो यंग लोग होते हैं, मतलब जो टीनेजर्स रहते हैं एंड हु आर इन देयर अर्ली 20s, ये सारे काफी इम्प्रेस हो गए थे। अब ये जो इम्प्रेस हो गए थे इसकी वजह से अम, ये उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, कर भी रहे थे बहुत जोश से, हर्षोल्लास से। लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट खत्म हुई और सारे इनके लीडर्स अरेस्ट हो गए, सो दे वर बेसिकली लेफ्ट लीडरलेस। तो देयर वाज नो वन टू गाइड देम। अब इनको कोई गाइड करने को था ही नहीं, तो इन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया, कौन सा? रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशनरी वो टाइप के टेररिस्ट एक्टिविटीज का। तो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स की हत्या करना, फिर कहीं भी बॉम्ब फोड़ना, और ये मतलब इस टाइप की जो एक्टिविटीज है इन्होंने शुरू की। लेकिन इन एक्टिविटीज की लिमिटेशंस होती है। वो ये है कि पहली बात तो ये सारे रेवोल्यूशनरीज को एक ऑर्गेनाइज बिग बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड के अंडर में नहीं थे। ये अपने अपने जैसे चार दोस्त मिल गए, जैसे तुम लोग हो, तुम लोग बहुत देश के बारे में सोचते हो, और सपोज तुम्हारा एक ग्रुप है, तुमने सोचा कि यहाँ पे बॉम्ब फोड़ना है, तुमने जाके फोड़ दिया, खत्म हो गई कहानी। कोई दूसरा ग्रुप है ऐसी कोई एक्टिविटी कहीं और कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना रेवोल्यूशन आता। ये बेसिकली तुम खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो कि हमने कुछ तो भी किया, लेकिन इन रियलिटी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा। इवेंचुअली यू विल बी कॉट। क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो था वो आज की भी डेट में, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है MI6, वो आज की भी डेट में वर्ल्ड की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। और जैसे CIA है, MI6, मोसाद इसराइल की, फिर KGB और रशिया की, ये जो है ये टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ब्रिटिश इंटेलिजेंस जो इंडिया में था वो भी कोई कम ये नहीं था। तो इवेंचुअली ये सारे जो कर रहे थे हरकतें, इनको ये पकड़े जाते थे।
और पकड़े जाते थे, जेल जाते थे, इन पे ट्रायल होता था और इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होता था। तो ऐसे इसमें कई सारे कुछ रेवोल्यूशनरीज के बारे में इस चैप्टर में हमको करना है। तो उसमें एक था जैसे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी उस समय के थे। देन इवन सावरकर वाज क्वाइट एक्टिव इन दोज डेज। एंड सावरकर को 1902 में शायद पकड़ के, ब्रिटेन में पकड़ पकड़ के इंडिया डिपोर्ट किया था। एंड सावरकर ने भागने की भी कोशिश की थी बीच में, तो मतलब वो शिप से कूद गए थे। और फ्रेंच अथॉरिटीज ने उनको फिर पकड़ा, तो ही प्लीडेड बिफोर द फ्रेंच अथॉरिटीज कि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से भाग रहा हूँ, तो मुझे प्रोटेक्शन दो। लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज ने वो ब्रिटिश को वापस सौंप दिया। तो इवेंचुअली he came to India and he was sent to that cellular jail in at अंडमान निकोबार। ठीक है। तो ये जो इसमें और कुछ रेवोल्यूशनरी थे, खुदीराम बोस वाज देयर, देन प्रफुल्ल चाकी, और इन्होंने जैसे एक मुजफ्फरनगर के एक डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या की थी। फिर कुछ लड़कियां भी इसमें, इनफैक्ट एक अनुशीलन समिति थी, युगांतर ग्रुप था, अभिनव भारत करके इन्होंने एक और विनायक दामोदर विनायक सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू की थी। फिर एक अनुशीलन समिति थी, युगांतर ग्रुप। और इसमें कुछ स्कूल और कॉलेज की इवन लड़कियों ने भी सब इन टाइप की मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। एक शांति घोष करके थी, उसने कुछ डिग्री कॉन्वोकेशन के समय गवर्नर पे गोली चलाई थी एंड गवर्नर की डेथ हुई थी। तो इस टाइप के उन्होंने ये शुरू किया। लेकिन पॉइंट ये है कि इन सब चीजों से थोड़ी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट डरने वाली है, इवन हिलने वाली है। क्या फर्क पड़ता है, मतलब दे वुड अपॉइंट अनदर गवर्नर, एक पुलिस ऑफिसर मर गया दूसरा आ जाएगा, लेकिन ये सारे तो पकड़े ही जाएंगे कभी ना कभी। और इससे कोई बहुत पूरे हिंदुस्तान के लोग मोबिलाइज होंगे और तलवारें लेके उतरेंगे, वैसा नहीं होता कभी। वैसा करने की इंडियन इसकी अगर वो एटीट्यूड होता तो पहली बात ब्रिटिश रूल इंडिया में आता ही नहीं। मतलब उतने ज्यादा एजुटेशन माइंडेड इंडियंस बेसिकली नहीं है ना, वो नहीं है, इसीलिए तो कोई भी आगे यहाँ पे राज करके गया। ओके। तो दिस वाज अबाउट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चैप्टर। देन जो मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड नेशनल मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, इसमें तुमको करना है अच्छा, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में तुमको और भी कई कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में इसमें करना है। जैसे गदर मूवमेंट थी एक, वो फॉरेन में इंडियन इसके अगेंस्ट हुई थी। एंड गदर मूवमेंट वाज बेसिकली जो इंडियंस फॉरेन में रहते थे, 1913-14 में हुई थी ये मूवमेंट। जो इंडियंस फॉरेन में रहते थे उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, गदर पार्टी। और गदर का पंजाबी, इट्स अ पंजाबी वर्ड, पंजाबी में उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, यानी क्रांति। तो उन्होंने एक कनाडा और अमेरिका में, सन पहले वो वैंकूवर में उनका बेस था, देन इट वाज शिफ्टेड टू सैन फ्रांसिस्को। और उसमें कुछ लीडर्स थे उनके, सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल और एक्सेट्रा। तो दे वांटेड, उनका एक ग्रैंड प्लान ये था कि जितने ब्रिटिश ट्रूप्स वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे स्टेशन है, यानी ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स। अब ब्रिटेन ब्रिटेन ने जो इंडियन आर्मी बनाई थी वो एक आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन थी और आर्मी ऑफ एक्सपेंशन थी। आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन वुड स्टे इन इंडिया, और आर्मी ऑफ एक्सपेंशन वो होगी जो ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करेगी पूरे वर्ल्ड में, बाकी जगह पे वॉर्स वगैरह फाइट करने के लिए। तो इंडियन ट्रूप्स वर पोस्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अफ्रीका में थे, इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में थे, इवन वर्ल्ड वॉर 1-2 में भी इंडियंस गए थे ना फाइट करने के लिए, अंडर ब्रिटिश, मतलब एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश आर्मी। तो ये जो सारे लोग थे इधर उधर स्टेशन, इनको इनका प्लान था कि इनको हम मोबिलाइज करेंगे और एक इंडिया पे अटैक करेंगे। तो इंडिया पे अटैक करेंगे यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अटैक करेंगे, एंड देन इवेंचुअली विल फेच इंडिपेंडेंस। तो ये भी एक इतना ग्रैंडियोस प्लान सुनने में लगता है कि ये देख के फेलियर होने के का लगता है, तो ऑब्वियसली वो फेल हुआ। और उसकी ज्यादा फिर बाद में चर्चा भी नहीं, इसलिए हिस्ट्री में भी उस पर्टिकुलर मूवमेंट को या उस प्लान को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। हर के हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट की किताब में एक छोटा सा चैप्टर उसके ऊपर होता है। ठीक है। ओके, देन अनदर चैप्टर जो है इसका, दैट इज अबाउट द मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड नेशनल मूवमेंट। तो मुस्लिम पॉलिटिक्स की बेसिकली शुरुआत जो होती है वो सर सैयद अहमद खान
से होती। नो, सैयद अहमद खान वाज द पर्सन who was a very educated and learned man. He was also the founder of Aligarh Muslim University. अगर तुमने AMU का नाम सुना होगा, कई बार न्यूज में रहती है। So AMU की के फाउंडर थे, and he was from a well-to-do family and foreign educated. तो और ऐसे ही कई सारे मुस्लिम इंटेलिजेंशिया रहे 1880s 70s 80s में। उन्होंने एक बात रियलाइज की कि मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में बहुत पीछे छूट रही है। यानी ब्रिटेन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया में सारे एजुकेशन और इससे रिलेटेड जो ओपनिंग्स क्रिएट की है, यानी एजुकेट होना, यूनिवर्सिटीज में जाना, ओके, ट्वेल्थ के आगे और कॉलेज एजुकेशन ग्रेजुएट होना, यानी इस टाइप का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें मुस्लिम्स नहीं थे। देन सेकेंडली एक और प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जितनी जॉब्स वगैरह थी ओपनिंग्स, उसमें भी मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, क्योंकि वो एजुकेटेड ही नहीं थे। तो उसके मेजर बेनिफिशियरीज हिंदूज थे। तो कई सारे मुस्लिम इंटेलिजेंशिया ने, यानी जो फॉरेन से पढ़ के आए थे और मुस्लिम वेल टू डू फैमिलीज के थे, उन लोगों ने ये बात रियलाइज की और उन्होंने सोचा कि हमको मुस्लिम, ऐसे तो मुस्लिम कम्युनिटी बहुत पीछे रह जाएगी। सो दे वांटेड, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपने वो पैचअप करने की शुरुआत की। तो नाउ अब उनको अगर कुछ चाहिए होगा एक्स्ट्रा या कंसेशन चाहिए होंगे, तो वो ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आएंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली शुरुआत में उनके इस बात पे, उनके इस अप्रोच पे ज्यादा ये नहीं, ज्यादा उनको भाव नहीं दिया। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, और इंडियन नेशनल, तो इनको लग रहा था कि पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड बी जस्ट लाइक एनी अदर बॉडी, बट व्हेन दे रियलाइज कि ये तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एजिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अभी मुस्लिम्स को हमको इनके अगेंस्ट खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम्स को ने जो इनको अप्रोच करना शुरू किया था, तो अब मुस्लिम्स को इन्होंने भाव देना शुरू किया ब्रिटिश ने। एंड दे वर इट वाज द ब्रिटिश हु वर इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द मुस्लिम लीग। और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने फाइनली इंडिया का बंटवारा करवाया, and under the leadership of Muhammad Ali Jinnah. Mind you, Jinnah was also earlier in Congress only, and he was against the agenda of Muslim League. Jinnah joined Muslim League in 1920. Till that time, or early 20s, till that time he was in Congress, and he was by personally. एक्चुअली ये कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है बार बार, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट जिन्ना। तो अल्टीमेटली ये मुस्लिम लीग ने इंडिया का बंटवारा करवाया था, एंड दे वांटेड अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स। तो खैर हम बाकी मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो सैयद अहमद खान के एफर्ट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। देन उन्होंने और भी कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह की शुरुआत की थी। फिर एक देवबंद मूवमेंट भी थी। ये देवबंद मूवमेंट जो थी, ये एक्चुअली ये थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की मूवमेंट थी। इनका ये कहना था कि सैयद अहमद खान जो है ये इस्लाम के अगेंस्ट है, और इनफैक्ट सैयद अहमद खान, हाँ, सैयद अहमद खान ने ये बात ओपनली कही थी कि ओनली दोज टेनेट्स ऑफ कुरान शुड बी टेकन विच आर इन ट्यून विद साइंटिफिक टेम्पर। तो फिर अब देखा जाए तो अगर तुम किसी भी रिलीजन की वो बातें साइंटिफिक टेम्पर के साथ, साइंस के साथ जो मिलती है, ऐसी लोगे तो तुमको वो रिलीजन ही छोड़ देना पड़ेगा। हर रिलीजन में ढेर सारी बकवास होती है, सुपरस्टिशंस होते हैं, और ज़्यादा सुपरस्टिशंस होते हैं, ठीक है। तो वैसे कुरान में भी है, वो हिंदू बुक्स में भी है, बाइबल में भी है, और हर रिलीजन में। तो अगर तुम साइंस और रिलीजन को कंपेयर करोगे तो फिर तो रिलीजन तुमको अलग रखा। तो अब उस समय की जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सोसाइटी थी, दे थॉट इट, फेल्ट इट एज एन असॉल्ट ऑन इस्लाम। मुस्लिम कम्युनिटी आज की डेट में भी यहाँ पर काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, इंडिया में बहुत ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है और बैकवर्ड है।
तो तुम 100 साल 100-150 साल पुरानी मुस्लिम सोसाइटी इमेजिन करो, वो तो और भी ज्यादा बैकवर्ड होगी। तो अब ये देवबंद मूवमेंट वाज स्टार्टेड बेसिकली टू काउंटर सैयद अहमद खान एफर्ट, ओके। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश के भी एफर्ट्स की वजह से मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई, और मुस्लिम लीग ऑलवेज एक्टेड एज अ काउंटर मैग्नेट टू कांग्रेस एंड ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफ कोर्स। तो मुस्लिम लीग को उन्होंने बोला कि तुम, जैसे मुस्लिम्स को उन्होंने कैसे कन्विंस किया, तुम मुस्लिम लीग बनाओ, तुमको हम सेपरेट इलेक्टोरेट भी देंगे, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट से एक चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि तुम्हारी जो पार्टी बनेगी उसके रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव बॉडीज में जाएंगे, 100% जाएंगे। वरना अभी जैसे अभी भी कई सारी मुस्लिम पार्टीज है इंडिया में, अब जैसे इसी के असदुद्दीन ओवैसी की एक पार्टी जो है, तो AIUI MIM क्या नाम है उसका, तो ये जो मुस्लिम पार्टी है, ये इंडिया में 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इन सबको रिप्रेजेंट नहीं करती। पहली बात तो मुस्लिम ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर्स रहे, अब धीरे धीरे उनका वोट शेयर बढ़ रहा है, वो हर सिटी हर स्टेट के इलेक्शंस में उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि जितनी पॉपुलेशन है उतने उतने रिप्रेजेंटेटिव जिनके कभी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज में नहीं जाते प्रेजेंट इलेक्टोरल सिस्टम में, एंड देयर वोट्स गो अनरिप्रेजेंटेड। सपोज कोई मुस्लिम पार्टी है और उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया, तो बाकी के वोटर्स तो हिंदूज है या मतलब नॉन मुस्लिम्स है, सो व्हाई वुड दे वोट फॉर अ मुस्लिम कैंडिडेट। तो नॉर्मल कंपटीशन में मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं जीत के आते, वो तभी जीत के आ सकते हैं जब उनको कोई बड़ी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दे, अब जैसे बीजेपी दे या कांग्रेस दे, ओके, तो वो जीत के आ सकते हैं, नहीं तो फिर उनकी अपने इस पे वो कभी नहीं जीत के आएंगे। लेकिन उस समय वैसा ना हो, इसके लिए ब्रिटिश ने उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन दिया, जिसकी वजह से उनके लेजिस्लेटिव बॉडीज में उनका रिप्रेजेंटेशन श्योर था। तो ये सारी चीज़ों के चलते दे इवन वेंट, दे ओड देयर लॉयल्टी to the British, and they decided to remain loyal to the British till the creation of Pakistan in the later stages of freedom struggle. Okay. हाँ, तो अब इनफैक्ट मुस्लिम लीग का ये जो 1910s का जो दौर था, 1911 टू 1920 का दौर, इसमें होम रूल लीग मूवमेंट शुरू की थी तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो उसके जस्ट पहले एक लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया था कि हम जॉइंट एफर्ट से ब्रिटिश के अगेंस्ट एजिटेट करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, और ये गलती बोलते हैं कि मेनी हिस्टोरियंस से दैट देयर वर सम थिंग्स इफ दे वर नॉट डन then might it may have been possible that India was not partitioned। तो ऐसी छोटी छोटी अलग अलग टाइप की अलग अलग लेवल्स पे कांग्रेस की भी कुछ गलतियां थी, और जिसकी वजह से बेसिकली फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के टाइम पे इंडिया का बंटवारा हुआ। तो अब खैर हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट पार्टीशन। ओके, सो लखनऊ पैक्ट वाज देयर एंड होम रूल लीग मूवमेंट में मुस्लिम्स और हिंदू साथ में आए थे। ओके, फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक में, दैट इज अबाउट महात्मा गांधी, नेशनल मूवमेंट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो अब महात्मा गांधी का जो इंडिया में आगमन हुआ, इट वाज इन 1915। ओके, सो उससे पहले गांधी जी कहाँ थे? तो उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका में वो कितने साल थे? तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज अ लॉयर फ्रॉम इन ब्रिटेन, he had gone to South Africa to for some case। actually he उनके कोई क्लाइंट थे जिनका एक केस था साउथ अफ्रीकन कोर्ट में, जिसके लिए वो वहां पर गए थे, और उनको वहां पे 4-5 महीने रहने का प्लान था। लेकिन गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जो सिचुएशन देखी, सिचुएशन यानी कैसी कि इंडियंस के जो वहां पे 2-3 टाइप के इंडियंस रहते थे। एक कुछ मर्चेंट्स थे, मेमन मुस्लिम मर्चेंट्स, और गुजरात के कुछ मर्चेंट्स थे, एक ये कम्युनिटी थी। और बाकी फिर इंडेंचर्ड लेबर थे जो वहीं पे सेटल हो गए। अब ये इंडेंचर्ड लेबर मतलब क्या? इंडेंचर्ड मतलब क्या होता है कि दे आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो वहाँ के प्लांटेशंस पे काम करने के लिए इंडिया से
लेबर लेके जाते थे ब्रिटिश लोग। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता था, उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता था, तो जो कि अगले साल के लिए रिन्यू भी हो सकता है। लेकिन वो जो अब कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते थे, वो लेबर खुद ही नहीं करते थे या ब्रिटिश नहीं करते थे, तो वो वहाँ पे सेटल हो गए। ऐसी एक कम्युनिटी थी, और जो एक्चुअली इंडेंचर्ड लेबर की तरह काम कर रहे ये एक कम्युनिटी थी। ऐसे 3 टाइप के लोग वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के थे, लेकिन उसमें कोई भी लिटरेट नहीं, मोस्ट ऑफ देम वर इलिटरेट एंड they didn't know their rights, and basically Gandhi found that they are exploited. तो अब उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? अब उनके पूरे इस इंडियन कम्युनिटी में एक ही गांधी जी ही एक थे जो लॉ वगैरह पढ़ के वहाँ पे पहुंचे थे। तो उन्होंने ये सिचुएशन देखी, उन्होंने फिर उसका जायजा लिया और उन्होंने उनको मोबिलाइज किया एजिटेट करने के लिए। तो अब गांधी जी के उस पार्ट के एजिटेशन के बारे में हम ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे, बट वो जो एजिटेशन उन्होंने शुरू किया वहाँ पर, तो वहाँ पर वो कहाँ, वो 4-5 महीने के लिए साउथ अफ्रीका में एक केस के लिए गए थे, और वहाँ फाइनली वो 20 साल रहे। सो 20 years इज अ ह्यूज पीरियड इन समवंस लाइफ। तो ये जब गांधी जी इनफैक्ट इंडिया आए थे, ही वॉज ऑलरेडी 45 years old, and in fact when he launched his first all India level movement, that is the non cooperation movement in 1920, he was 50 years old. तो अपने लाइफ का मेजर पार्ट गांधी जी ने शुरुआत का मतलब जवानी के दिनों का उन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश अथॉरिटीज के अगेंस्ट एजिटेशन करने में बिताया। और ये बात और है कि वो एजिटेशन उनका इस हद तक पॉपुलर हो गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया में उसके लिए उनकी गांधी के काम के लिए सपोर्ट मोबिलाइज किया था, जिसमें सबसे बड़े जो उसके सपोर्टर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। So he was Gandhi ji ka when he came to India, he was already a very popular man. In fact, जब वो शिप उनका जब बॉम्बे के डॉक्स पे जब शिप आया जिसमें गांधी जी थे, तो ये गांधी जी को भी नहीं पता था और ब्रिटिश अथॉरिटीज को भी नहीं पता था। वहाँ पे एक जन सैलाब आया हुआ था गांधी जी को देखने के लिए, यानी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। So he was already a popular man in India, and when he came to India, he decided to travel. He did not take any political stance. Uh, उसका एक सिंपल रीजन ये था, नाउ ही डिड नॉट नो इंडिया एट दैट टाइम। गांधी जी का कहना था कि मुझे पहले इंडिया को समझना जरूरी है, तो उन्होंने 1 से 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल अपना पूरा टाइम घूमने में बिताया। पूरा इंडिया घूमते, लेंथ ही ट्रैवल्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री टू बेसिकली जायजा लेने के लिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान में अभी क्या है, बिकॉज ही हैड कम टू इंडिया आफ्टर अ गैप ऑफ 20 years। इमेजिन यू गोइंग समवेयर आउट ऑफ दिस कंट्री एंड कमिंग बैक आफ्टर 20 years। तो 20 सालों में बहुत सारे चेंजेस आ जाते, तुमको पता भी नहीं होंगे क्या हो रहे हैं। अभी तो फिर भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब और इस पे देखने को मिल जाती, तब वैसा थोड़ी ना था। सो ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द कंट्री एंड to get a first hand information of what is the situation in the country, what is the political situation, what is the social situation, what is the status of society इंडिया में कितनी कैसी है राइट नाउ, कितनी रिजिड है, कास्ट सिस्टम कैसा है, अनटचेबिलिटी है कि नहीं, कि कैसी है, यानी कई सारी चीज़ें जो थी उनको देखनी थी। एंड देन धीरे धीरे उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो उन्होंने पहले 2-3 छोटे मोटे सत्याग्रह किए, जैसे एक चंपारण में किया, खेड़ा में किया, एंड एक अहमदाबाद में किया। एंड इसकी वजह से ही गॉट द पल्स ऑफ इंडियंस। ही हैड ऑलरेडी ट्रैवल्ड and by these agitations he had already experimented that Indians can participate. He realized that people have immense capacity to make sacrifices, and अगर मोबिलाइज किया जाए तो तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार होंगे, अगर तुम्हारा कॉज जो है जस्ट है, जो सेल्फलेस कॉज है। यानी पहली बात, गांधी जी एजुटेशन कर रहे हैं, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तो कोई भी ये देखता है ना। देन ही आल्सो आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द कॉमनेस्ट ऑफ कॉमन मैन। वो कोई सूट बूट नहीं पहनते थे, वो क्या पहनते थे, वो धोती भी नहीं पहनते थे जो उसको बोलेंगे, इट वाज कॉल्ड अ लंगोट, जो घुटनों तक होती है, और ऊपर की बॉडी में कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉल ठंड के दिनों में। सो इनफैक्ट ब्रिटिश यूज्ड टू कॉल हिम द हाफ नेकेड फकीर। तो ये जो उन्होंने ये किया, उससे कॉमन मैन ने अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई किया, ही वाज मतलब अपने आप को सौंप दिया। तो ऐसे करके गांधी जी की मूवमेंट शुरू हुई, और उन्होंने फिर अपनी फर्स्ट
मूवमेंट लॉन्च की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, तो